सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो बीए पार्ट थर्ड का भूगोल का पेपर है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन, बीए पार्ट थर्ड, पेपर वन। और पेपर वन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में आप लोगों के जो है कॉन्टिनेंट्स दे रखी हैं, महाद्वीप दे रखी हैं। और सिलेबस के नीचे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो महाद्वीप के ही पूछे जाएंगे, ना कि किसी कंट्री के। तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ाई करें। जो पहली यूनिट है ना, वहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो विश्व के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश हैं और विश्व के भूगोल की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो विशेषताएं हैं, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोग के साथ साझा किए थे उनको आप लोग पढ़ लेना। और मैं 5 या 7 वीडियो बनाऊंगा, मुश्किल से मैक्सिमम 8 वीडियो, और लगभग ये 20-20 मिनट के होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन 8 वीडियोज़ में आपकी जो 4 यूनिट है ना, लास्ट की 4 यूनिट, यानी एशिया महाद्वीप पूरा, और इसके बाद यूरोप और उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस वाले वीडियो में मैं एशिया से शुरुआत आप लोग की करूँगा। और हर इस पूरे में जो अंक लाने की जो रणनीति है ना, देखिए, हाउ यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ जो है आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से आप जो है मैपिंग को कंप्लीट करते हो, यानी मैप आप बनाते हो। क्योंकि मैप बनाए बगैर जो है इस पेपर में आपको अंक जो है मिलेंगे नहीं। अच्छा, अब मैं आपके साथ सिर्फ टॉपिक शेयर करूंगा। क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से जब एग्ज़ाम में आए तो उस हिसाब से आंसर्स लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग एशिया को पूरा पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एशिया महाद्वीप की है, ख़ासतौर पे पहले जो है इंट्रोडक्शन। अब जब इंट्रोडक्शन की बारी आती है ना, देखिए, हर महाद्वीप का जब इंट्रोडक्शन आप लिखोगे तो उसकी भौगोलिक विशेषताएं, उसका इतिहास, परिभाषाएं, उससे रिलेटेड कुछ जो मेन चीज़ है उसकी, उनको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली हम लोग देखा जाए तो आप सबको पता है कि एशिया में है क्या। भाई, एशिया महाद्वीप में है क्या? तो एशिया में देखो एशिया का उपनाम क्या है। एशिया का उपनाम जो है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, क्रेडल ऑफ। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि क्रेडल ऑफ मैनकाइंड किस महाद्वीप को बोलते हैं, यानी मानव जाति का जन्म स्थल, मानव जाति का जन्म स्थल। तो ये एशिया है, मानव जाति का जन्म स्थल। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो है क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी मानव सभ्यता का जो एक प्रकार से जन्म स्थल है वो भी एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो ये मानते हैं कि यूरोप बहुत विकसित देश है, तो प्रोफेसर कॉर्निस हुए थे एक, प्रोफेसर कॉर्निस। और प्रोफेसर कॉर्निस ने कहा था कि जब यूरोप के निवासी असभ्य थे ना, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता, ऑल वर फ्लोरिश व्हेन द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप वर स्टिल सेवेज। मतलब जब यूरोप के निवासी असभ्य थे तब एशिया के निवासी विकास की अवस्था में थे। इसका मतलब एशिया का डेवलपमेंट यूरोप से पहले हुआ है। अच्छा, एक खास बात और है, जब इंट्रोडक्शन में ही आप इसको मेंशन करोगे कि लगभग जो विश्व की 7 अरब जनसंख्या है उसका लगभग 61% हिस्सा जो है एशिया में निवास करता है। तो ये खास बात है कि जो ज़्यादातर लोग हैं विश्व के वो इसी महाद्वीप में रहते हैं। और उसका रीजन आप सब जानते ही हैं कि विश्व के जो 2 सबसे बड़े राष्ट्र हैं जनसंख्या की दृष्टि से, भारत और चीन, वो इसी में लोकेटेड है। अब मैं एशिया महाद्वीप की विशेषताएं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट्स, यानी एशिया महाद्वीप की विशेषताएं। ध्यान रहे, मैं बहुत मोटे तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ, और हर महाद्वीप के मैं 2-2 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है एशिया का, और अगले महाद्वीप में जो है मतलब एक अगले वीडियो में आप लोग के साथ इसी के कुछ टॉपिक्स और आप लोग के साथ साझा करूँगा। तो एशिया महाद्वीप की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो आप लोग यहाँ पर देखिए। और अब जैसे मैं मोटे तौर पर जो डिस्कस करूँगा, पहली फीचर्स इसकी है वो क्या है, मानव जाति का जन्म स्थल, मानव जाति का
जन्म स्थल। तो ये ऐतिहासिक है एक प्रकार से मानव जाति का जन्म स्थल। अब इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, बस आपको ये लिखना है कि जो सबसे पहले जो मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी वो एशिया में प्राप्त हुई थी, इसलिए मानव जाति का जन्म स्थल इसको कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सबूत के तौर पे आप लोग जो है लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि मानव सभ्यता का जन्म स्थल, तो दूसरी विशेषता हो गई इसकी मानव सभ्यता। देखिए, एक तो मानव जाति हो गई और फिर पूरी सिविलाइजेशन हो गई, यानी मानव सभ्यता का जन्म स्थल दूसरी विशेषता हो गई। फिर लैंड ऑफ ग्रेट रिलीजन्स, आप सबको पता है कि हिंदू धर्म से लेकर के और उसके बाद मुस्लिम भी और बुद्ध भी, सिख, क्रिश्चियन जरूर यहाँ पे उतने नहीं हैं, लेकिन जो बेसिक बड़े धर्म हैं जो हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, इनका जन्म स्थान जो है इस एशिया में ही हुआ है। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो महान धर्मों की जन्मभूमि, महान धर्मों की यानी लैंड ऑफ ग्रेट रिलीजन्स, महान धर्मों की जन्मभूमि। तो ये चीज़ें हैं जो अपने आप में एशिया को काफ़ी डेवलप्ड बना देती है। और एक है कंटिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विषमताओं का। विषमताएं बहुत ज़्यादा है इस पूरे महाद्वीप में, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज है, यानी विषमताओं का महाद्वीप। विषमताओं, इनको आप फ्लो चार्ट में लिखना, विषमताओं का महाद्वीप। जैसे जैसे आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, अब जैसे देखिए, अब विषमताओं के महाद्वीप में आपको कौन कौन सी विशेषताएं मोटे तौर पर देखने को मिलती है। तो देखिए, इसको बस पॉइंट लिख देना है, इसका विश्लेषण नहीं करना है। धरातलीय यानी सरफेस डाइवर्सिटी, धरातलीय। और दूसरी कौन सी है? क्लाइमेटिक, जलवायु बहुत प्रकार की मिलती है यहाँ पर, तो क्लाइमेटिक जो है डाइवर्सिटी। इसके बाद इकोनॉमिक, आर्थिक, आप सबको पता है कि विकासशील और विकसित दोनों देश इसमें मिलते हैं। यदि आप देखोगे तो मानवीय विषमताएं बहुत ज़्यादा है, यानी ह्यूमन डाइवर्सिटीज, तो मानव संबंधी तो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इन विषमताओं के साथ एक विशेषता है जो इस महाद्वीप को यूनिक बनाती है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विषमताओं में एकता। तो वो भी इसकी एक अपने आप में यूनिक विशेषता बन जाती है एशिया महाद्वीप की, कि विषमताओं में एकता, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती है। और कंटिनेंट ऑफ फास्ट एंड फ्यूचर, मतलब ये महाद्वीप को, इस महाद्वीप को ये कहा जाता है। देखिए, आप जैसे ही देखोगे तो पूरा जो भूतकाल है यानी सभ्यताओं का जनक, मानव का जनक, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें मानव शक्ति का भंडार, तो उस हिसाब से भविष्य में भी इस महाद्वीप को बहुत उज्ज्वलता के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि भारत, चीन जैसे देश पूरे विश्व में काफ़ी फेमस होने लगे हैं। तो भूत और भविष्य का महाद्वीप है ये, भूत एवं भविष्य का महाद्वीप। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो सिलेबस को इंग्लिश में देखें एक बार। भविष्य का महाद्वीप यानी कंटिनेंट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए, ये तो हो गई इस महाद्वीप की विशेषताएं। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि होता ये है, इस प्रकार का जब भी अपन पढ़ते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आप क्या क्या चीज़ पढ़ें और क्या क्या छोड़ें। अच्छा, एक चीज़ आती है रिलीफ यानी उच्चावचन। अब उच्चावचन में आपको क्या पढ़ना है? उच्चावचन यानी रिलीफ जो होता है उसमें आपको क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत जब रिलीफ की बात की जाती है एशिया के उच्चावचन की, तो एशिया और उसका रिलीफ यानी उच्चावचन। तो आपको ये बताना है कि कितने भाग पर पर्वत है, कितने पर पठार हैं, कितने पर नदियां हैं। तो आप एशिया महाद्वीप जो है उसके प्रमुख भागों को बांटोगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में साझा नहीं करूँगा। सबसे पहले तो आप इसमें इंट्रोडक्शन दोगे यदि रिलीफ पूछा जाता है तो। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या दोगे? देखिए, आप सबको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिलेगी? जैसे पामीर का पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और एक चीज़ और है बेटा, यदि इसको आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो यह आपकी जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है या ऐसी
बुक है जो आपके जीके को काफ़ी ऊपर लेकर के जा सकती है। पामीर की पठार, और मैप आपको बनाना सीखना है। और एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि दक्षिण में जो है आप सबको पता है हिंद महासागर है, ऊपर अंटार्कटिक महासागर है, और प्रशांत महासागर इसके यदि हम बात करें पूरब में लोकेटेड है। यदि हम लोग पश्चिम की बात करें इसके तो पूरा यूरोप आ जाता है। तो लोकेशन आप याद करके रखें हर महाद्वीप की, सिर्फ एशिया की ही नहीं, सभी महाद्वीपों की जो है लोकेशन आपको याद करके रखनी है यदि अंक लाने हैं आपको। तो देखिए, यदि मैं एशिया के उच्चावचन यानी रिलीफ की बात करूं तो इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, मोटे तौर पर 5 भागों में बांटते हैं। ये जो 5 भाग हैं उनके नाम आप याद रख लो। एक तो मध्यवर्ती पर्वत, मध्यवर्ती पर्वत, और इसके साथ नदियों का मैदान। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नदियाँ इस पूरे एरिया में हैं, चाहे चाइना की नदियाँ हों, भारत की नदियाँ हों, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। तो नदियाँ बहुत ज़्यादा है। दजला फरात की सभ्यता, पूरा ईरान इसमें आ जाता है। तो बहुत बहुत रिच है यहाँ पर। तो नदियों का मैदान, सिंधु नदी इसी में है, ब्रह्मपुत्र इसी में है। तो बहुत जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो इस पूरे एरिया में मिलती हैं। पर्वतों की आप बात करोगे हिमालय से लेकर के, और जो मेजर रेंज हैं वो इसमें इसके अंतर्गत मिलती हैं, तो उनका उल्लेख आपको करना है। तो अपने आप में इसकी जो स्थिति है वो बहुत खुद को इम्पोर्टेंट बना देती है। जो मध्यवर्ती यानी सेंट्रल माउंटेन एंड प्लेट्यू सिस्टम है उसमें आप लोग देख लेना थोड़ा सा। अब इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, आपके पास जो बुक है वहाँ से आप लोग देख लेना। मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। उत्तर की निचली भूमि, उत्तर की निचली भूमि। अब देखो, नदियों के बारे में आप लोग पढ़ लेना, पर्वतों के बारे में आप लोग पढ़ लेना, और ये आपके देखो, या तो जैसे अब दजला फरात मैंने आपसे कहा था, सिंधु गंगा है, ये एरावती, मीनाम, मिकांग, सीकांग, ये जो मोटी मोटी नदियाँ हैं। अब जैसे जो इसमें नदियों के मैदान के अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार तो आप सबको पता है भारत का ही सबसे फेमस है। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यानी सदर्न पेनिसुलर प्लेट्यू, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आप सबको पता है प्रायद्वीप को किसे बोलते हैं, जो तीनों तरफ से जो है एक प्रकार से सागर से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर 3 भाग हो गए, अरब सागर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और हिंद चीन का पठार, ये आप लोग देख लेना। उत्तर की निचली भूमि जो है उसमें आप लोग साइबेरिया के मैदान को और तुर्किस्तान इसको आप लोग देख सकते हो। अब यदि हम लोग ये देखिए, इसके अलावा कुछ जो है द्वीप समूह की मालाएं भी हैं। द्वीप समूह जैसे जापान में जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, होनशू, कुशुशु, शिकुकु, जो अजीब अजीब से नाम है, आप इनको भी अच्छे से देख लेना थोड़ा सा, बुक के हिसाब से आपको रीड करना है। ये द्वीप समूह मालाएं, ये पॉइंट भी यदि आप लिख दोगे, और यदि मैप यदि आपने एशिया का बनाना सीख लिया तो आप काफ़ी अच्छे नंबर जो हैं इस वाले पेपर में ला सकते हो। बहुत बढ़िया पेपर अपने आप में ये बन जाता है। अच्छा, एशिया का जो सरफेस का स्ट्रक्चर है ना, यानी संरचना, धरातल की संरचना, देखिए अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वो तो रिलीफ वाला था, यानी उच्चावचन का था। यानी उच्चावचन मतलब कितना तो पहाड़ है, कितना पठार है, कितना मैदान है, वो एक अलग सेक्शन हो गया। अब जो सरफेस स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है, तो सरफेस स्ट्रक्चर को आप लोग सिर्फ मैं पॉइंट्स में यदि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, यानी धरातल की संरचना को, एशिया के धरातल की संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं, सरफेस स्ट्रक्चर की। और ध्यान रहे मैं बहुत संक्षेप में ही इसका डिस्कशन करूंगा, और उम्मीद आप लोगों से करूंगा कि आप लोग जो है इसका मैप अपनी बुक में से देखें। देखो, उत्तर के प्राचीनतम भूखंड यानी एंशिएंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ, उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, और दूसरा जो पोर्शन है इसका वो दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, मतलब उत्तर के हो गए फिर दक्षिण के हो गए प्राचीनतम। इसमें याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्राचीनतम भूखंड। और इसके अलावा जो है नवीन मोरदार पर्वत, अब इसमें आपके जो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है
आप सबको पता है कि जो हिमालय और जो दूसरे जो पर्वत हैं वो इसी में मिलते हैं। तो नवीन मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत, इनको आप लोग सिर्फ नाम याद रख लेना, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। नवीन मोड़दार पर्वत और रिड्यूशल यानी अवशेष भाग, अवशेष भाग जैसे अरावली की श्रृंखला है वो अवशेषों में आती है। तो अवशेष भाग, तो ये 4 भाग आपको याद रखने हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने आप में बनते हैं। अच्छा, जहाँ भी अफवाह तंत्र पूछा जाए, क्योंकि बच्चों को कई बार यही पता नहीं होता कि अफवाह तंत्र में आता क्या है। अफवाह तंत्र का मतलब है नदियाँ, यानी रिवर्स। अब आपको सिर्फ यहाँ पर रिवर्स के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि मेन इशू जो है आप सबको पता है कि एशिया में जो नदियाँ हैं ना वो बहुत बड़ी नदियाँ नहीं मानी जाती। चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ से के हिसाब से बड़ी हो, लेकिन जो बड़ी रिवर्स है ना वो उधर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में और अफ्रीका में आप सबको पता है नील है, अमेजन है, वो उधर मिलती हैं। मतलब अपने यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उतनी बड़ी नहीं है उनकी तुलना में। तो अब ये जो यहाँ की नदियाँ हैं उनको मैं मोटे तौर पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, ये मुश्किल से 3-4 मिनट में मैं डिस्कस कर दूंगा, तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी है। इसको सिर्फ आप क्षेत्र के हिसाब से पढ़ लोगे तो वो पर्याप्त है। सिर्फ 5 भूभाग है अफवाह तंत्र में और वो आपको याद करने। देखिए, एक तो है पैसिफिक, प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय। दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो हिंद महासागरीय। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा बेटा, इसके 4 या 5 या वीडियो में ही मैं पूरा समेट दूंगा, तो आप लोग देख लेना इनको। हिंद महासागरीय। और यदि हम लोग थर्ड की बात करें तो आर्कटिक। अब ये चीज़ आपको नहीं दिखे तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, यदि बुक में नहीं मिले तो वहाँ से भी आप इनको सर्च कर सकते हो, आर्कटिक महासागर। और इसके बाद इनलैंड ड्रेनेज यानी आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह। और जो लास्ट है वो है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। अच्छा, अब जब ये पूरा हो जाता है तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं और आप इनको पढ़िए। अगला जो वीडियो है उसे मैं थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, तब तक आप लोग इसको याद करें, नोटबुक लेकर के बैठें। थैंक यू सो मच। और निश्चित तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।